नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों और बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं और अब उनके निशाने पर हिंदुस्तान नजर आ रहा है। हिंदुस्तान को लेकर ट्रंप एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के इस कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते बेपटरी हो जाएंगे। ट्रंप ने तीसरी बार पीएम मोदी का नाम लेते हुए हिंदुस्तान को दी जाने वाली फंडिंग पर सवाल खड़े किए हैं। तो हिंदुस्तान को फंडिंग पर ट्रंप ने फिर उठाए सवाल। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर चीन ने भेजी अपनी नेवी, शुरू किया युद्धाभ्यास, अलर्ट पर ऑस्ट्रेलिया। गजा में हमला, नेतन्याहू ने दी चेतावनी, हमास ने लौटाई एक और बॉडी। और चलते चलते में देखेंगे क्या है द ग्रेट स्टिंग की कहानी, लंदन में क्यों संसद छोड़ भागने पर मजबूर हुए लॉर्ड्स। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले से ही यूएसएड की तरफ से हिंदुस्तान को मिल रहे फंड को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हिंदुस्तान के चुनावों में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने एक बार फिर हिंदुस्तान को मिल रहे फंड पर सवाल उठाए। ट्रंप ने कहा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान को वोटर टर्न आउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं। हमारा क्या, मैं भी तो मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहता हूं। अपने इस बयान में ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि अमेरिका की तरफ से पीएम मोदी और हिंदुस्तान को फंड दिया जा रहा है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ये फंडिंग हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। ये मदद 2022 में यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मंजूर की गई थी। बांग्लादेश को फंडिंग पर ट्रंप ने आगे कहा कि बांग्लादेश को $29 मिलियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में स्थिरता लाने के लिए दिए गए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में $29 मिलियन एक ऐसी फर्म को दिए गए जिसके बारे में किसी ने कभी सुना नहीं था और उसमें केवल 2 लोग काम कर रहे थे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस फंड को किक बैक योजना बताते हुए सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मतदान के लिए $21 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हम हिंदुस्तान के मतदान के बारे में क्यों परवाह कर रहे हैं, हमारे पास पहले से ही कई समस्याएं हैं। उन्होंने इस फंड को लेकर ये तक कहा कि ये एक रिश्वत है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस फंड पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है, लेकिन इस मामले पर बयानबाजी नहीं थम रही। ट्रंप के इन बयानों का सीधा असर हिंदुस्तान की आंतरिक राजनीति पर पड़ रहा है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश में है। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। सवाल ट्रंप के फैसलों पर उठ रहे हैं, लेकिन उनके एक्शन नहीं रुक रहे। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम लोग जल्दी ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। वे हम लोग पर चार्ज करते हैं, हम उन पर चार्ज करेंगे, चाहे वो कंपनी हो या एक देश, जैसे कि चीन और हिंदुस्तान। हम फेयर होना चाहते हैं, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी वही टैरिफ लगाएगा जो हिंदुस्तान और चीन जैसे दूसरे देश अमेरिकी वस्तुओं पर लगाते हैं। ट्रंप ने हिंदुस्तान का नाम लेते हुए कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना हिंदुस्तान अमेरिकी सामान पर लगाता है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ये जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा उसी वक्त की थी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर थे। हालांकि हिंदुस्तान ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि अमेरिकी विस्की पर टैरिफ कम कर दिया। सुपर अमेरिकी बाइक हार्ले डेविडसन पर भी टैरिफ कम किया गया। तब ऐसा लगा था कि हिंदुस्तान को ट्रंप की कड़ी टैरिफ पॉलिसी से राहत मिल जाएगी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो किसी को भी राहत नहीं देंगे। ऐसे में ट्रंप के फैसलों को लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और चीन की। तो इन दोनों देशों के बीच अब ठन गई है। चीनी सेना के परमाणु सैन्य अभ्यास के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लड़ाकू विमान अब तस्मान सागर के ऊपर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन चीन इससे बौखला गया है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा कि चीनी नौसेना ने चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर के ऊपर उड़ान भर रहे विमान एक गुप्त लाइव फायर अभ्यास के ऊपर से उड़ रहे हैं। बता दें कि विनियामक एयर सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र में एक संभावित खतरे की चेतावनी प्रोफेशनल पायलटों को दी है। चीन के 3 युद्धपोतों के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास अभ्यास करने के मद्देनजर ये चेतावनी दी गई, लेकिन माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में चीन की लाइव फायरिंग योजनाओं के बारे में एयरलाइनों से ही पता चला। माल्स ने पर्थ में ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प रेडियो से कहा कि हम साफ तौर पर बता दें कि चीन ने कोई सूचना नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि चीन ने एक अधिसूचना जारी की थी कि वो लाइव फायरिंग करना चाहता है।
इससे मेरा तात्पर्य है कि एक प्रसारण एयरलाइनों या वस्तुतः तस्मान सागर के ऊपर उड़ रहे वाणिज्यिक विमानों द्वारा सुना गया था। माल्स ने कहा कि ये उन विमानों के लिए बहुत ही परेशान करने वाली बात थी जो उड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना आमतौर पर लाइव फायरिंग अभ्यास की 12 से 24 घंटे पहले सूचना देती है ताकि एयरलाइनों को इसके लिए उचित योजना बनाने का वक्त मिल सके। लेकिन उन्होंने कहा कि सभी उड़ानों का मार्ग बदल दिया गया और किसी को भी खतरे में नहीं डाला गया। तस्मान सागर दक्षिण प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलियाई सैन्य जहाज और विमान कई दिनों से चीनी युद्धपोतों पर नजर रख रहे हैं क्योंकि ये युद्धपोत ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी तट से अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंतरराष्ट्रीय पायलट संगठन के उपाध्यक्ष कैप्टन स्टीव कार्नेल ने इस बात की आलोचना की कि चीन ने यहां अभ्यास करने का फैसला किया। कार्नेल ने एक बयान में कहा कि दुनिया के इस हिस्से में चीनी युद्धपोतों का होना सामान्य बात नहीं है। पायलटों को अक्सर ही बाधाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो इस तरह के सैन्य अभ्यासों से हो या रॉकेट प्रक्षेपण, अंतरिक्ष मलबे या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी अन्य घटनाओं से हो। अधिकारियों का कहना है कि चीनी नौसेना के कार्य समूह शायद ही कभी इस तरफ आते हैं। यहाँ जो पोत अभ्यास कर रहे हैं उसमें फ्रिगेट हेंगयांग, क्रूजर जूनी और वेई शानहू शामिल है। चीन की सेना ने नौसेना के जहाजों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। और अब अगली खबर में बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो इजरायल और हमास के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि हमास को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी इजरायल हमास पर हमला कर सकता है। दरअसल युद्ध विराम की शर्तों के तहत दोनों पक्षों की तरफ से बंधकों की रिहाई की जा रही है, लेकिन एक महिला की बॉडी को लेकर विवाद छिड़ गया। इजरायल ने हमास पर धोखा देते हुए गलत शव देने का आरोप लगाया। इजरायल ने कहा कि समझौते के तहत हमास ने जिस शव को भेजा वो इजरायली महिला शिरी बिवास का नहीं है, बल्कि गजा की ही एक महिला का है। इसे लेकर नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि हम शिरी सहित अपने सभी बंधकों को वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि समझौते के इस क्रूर और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन की हमास कीमत चुकाए। इजरायल के रुख पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना समर्थन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल फिर से गजा में युद्ध शुरू करता है तो वो इसमें उसका साथ देंगे। ट्रंप ने कहा कि इजरायल चाहे तो गजा बंधक समझौते के दूसरे चरण में आगे बढ़े या फिर से लड़ाई शुरू करे, दोनों ही सूरत में अमेरिका का समर्थन उसको रहेगा। यानी मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग तेज हो सकती है। इस बढ़ते विवाद के बीच हमास ने रेड क्रॉस को एक महिला का शव सौंपा है, जिसे इजरायल को दे दिया गया। इसे शिरी बिवास का बताया जा रहा है। इजरायल के आरोपों को लेकर हमास का कहना है कि शव संभवतः उस क्षेत्र पर इजरायली बमबारी के बीच मिल गए होंगे जहां इजरायली बंधकों को रखा गया था, क्योंकि वहां दूसरे फिलिस्तीनी भी मौजूद थे। हालांकि हमास ने बॉडी तो लौटा दी है, लेकिन युद्ध विराम को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इजरायल लगातार हमले की चेतावनी दे रहा है। इस बीच वेस्ट बैंक में सीरियल ब्लास्ट की भी खबर है। बीते दिन इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक के बाद एक कई बसों में ब्लास्ट से सनसनी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन नेतन्याहू इस पर सख्त एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद जाकर शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। आपको बता दें कि इस इलाके में लंबे वक्त से सैन्य कार्यवाही चल रही है। इजरायल का दावा है कि यहाँ कई आतंकी छिपे हुए हैं और अब इस विस्फोट के बाद सेना को अपना अभियान तेज करने के आदेश दे दिए गए हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे क्या है द ग्रेट स्टिंग की कहानी। तो लंदन में एक वक्त ऐसा आ गया था कि सांसद, जिन्हें लॉर्ड्स कहा जाता है, वो संसद से भागने को मजबूर हो गए। ये बात 1858 की है, जब तपती गर्मी में टेम्स नदी से उठती भयानक बदबू ब्रिटिश पार्लियामेंट के भव्य हॉल में बेचैनी भर रही थी। संसद में बैठने वाले लॉर्ड्स के लिए ये बर्दाश्त के बाहर हो गया था। कई सांसद तो पहले ही इससे बचने के लिए इंग्लैंड के गांवों की तरफ चले गए, लेकिन जो बच गए उनके लिए सचमुच में जिंदगी नरक बन गई। अपनी नाक पर रुमाल रखकर ताजा हवा के लिए लगभग हाफते ब्रिटेन के सांसदों ने तब जो तय किया वो मानव के आधुनिक इतिहास में शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग की दिशा में एक चमत्कारिक पहल थी। अंग्रेजों ने 1858 के उस ग्रीष्म ऋतु के संकट को नाम दिया द ग्रेट स्टिंग, यानी कि भीषण बंद। लंदन के बीचों बीच बहने वाली टेम्स नदी सदियों से व्यापार, मछली पकड़ने और दैनिक जीवन को सहारा देने वाली एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा रही। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने इसे औद्योगिक कचरे, बिना ट्रीटमेंट हुए सीवेज और कूड़े के डंपिंग ग्राउंड में बदल दिया। जैसे जैसे लंदन की जनसंख्या बढ़ी, 1800 से 1850 के बीच ये दोगुने से भी ज्यादा हो गई। ऐसे में टेम्स नदी कचरे के एक टापू में बदल गई, एक ऐसा टापू जिसे कोई नहीं देखना चाहता था।
1858 का ग्रेट स्टिंग टेम्स नदी में इसी कचरे के सड़ने और मानव मल को बिना ट्रीटमेंट के इस नदी में बहा दिए जाने का नतीजा था। द्वितीय विश्व युद्ध ने प्रदूषण से दम तोड़ रही इस टेम्स नदी की सेहत और सूरत को और भी बिगाड़ दिया, जिसके चलते 1950 के दशक तक टेम्स एक मटमैला ऑक्सीजन रहित बंजर जमीन बन गई थी और 1957 में इसे जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। यानी उस वक्त की लंदन की टेम्स नदी और इस वक्त हिंदुस्तान की यमुना नदी, दोनों का हाल एक जैसा ही था। जिसके बाद 1960 के दशक में कानून, तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे में सुधार की मदद से टेम्स की धारा को पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू हुई। सरकार की तरफ से क्लीन वाटर एक्ट लाया गया, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का इस्तेमाल शुरू हुआ, पानी में ऑक्सीजन की पंपिंग समेत अन्य उपाय अपनाए गए। पानी में इस ऑक्सीजनेटर को 1988 में थेम्स बबलर के साथ अपग्रेड किया गया, जो स्वसंचालित था। 1999 में एक दूसरा जहाज थेम्स विटालिटी आया, जिससे नदी में वाटर लाइफ फिर से पैदा होने लगी। दशकों की मेहनत रंग लाई और साल 2010 में टेम्स नदी को अंतरराष्ट्रीय थीस नदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके पुनरुद्धार को वैश्विक सफलता की कहानी माना गया। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।